नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार। अब देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NHD। आज भी एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग इससे पहले 2 वीडियो बना दिए थे। कौन सी पर? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पर। क्लास 10th का जो हिंदी चालू हम लोग के लिए किए थे, तो क्लास 10th का जो हिंदी में ऑलरेडी मैं दो है जो वीडियो बना दिया हूँ, उसको 2 वीडियो का आप जाकर देख लीजिएगा। आज है जो तीसरा वीडियो है, इसमें हम लोग कुछ देखने वाले हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों को लिख दिए ताकि लिखने में हाँ समय व्यर्थ ना हो। ये चैप्टर नंबर 1 है। आज ये जो चैप्टर की हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और जब ख़त्म हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। अगला जो वीडियो आएगा वो बायोलॉजी पर आएगा। यानी हम लोग एक प्लानिंग बना लिया कि हर एक चैप्टर ख़त्म करना, हर एक विषय से। जैसे हिंदी एक चैप्टर ख़त्म होगी तो उसके बाद बायोलॉजी एक चैप्टर चालू करेंगे, बायोलॉजी एक चैप्टर ख़त्म होगा, राजनीतिक एक चैप्टर खत्म करेंगे, राजनीतिक एक चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स एक चैप्टर खत्म करेंगे। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, क्यों पढ़ते जाएंगे। और हर एक चैप्टर का और सभी चैप्टर का क्या होगा, एक प्लेलिस्ट बना रहेगा हर विषय का। अगर जैसे हिंदी का है तो वहाँ लिखा रहेगा क्लास 10th हिंदी, उसका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी का ले है तो क्लास 10th बायोलॉजी, उसका एक प्लेलिस्ट बना रहेगा। ऐसे करके सबका प्लेलिस्ट बना रहेगा। और हम लोग 12th का भी एक चैप्टर स्टार्ट किए हैं, यानी 12th भी स्टार्ट किया है हिंदी, यानी क्लास 12th का जो हिंदी स्टार्ट किया उसमें भी हम ऑलरेडी 3 चैप्टर है जो पढ़ चुके हैं। 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना है 12th हिंदी करके। जो बच्चे अगर 12th का है वो कैच कर सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। सबसे पहली बात करना है क्या कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और तो और अपना वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी बढ़ाइएगा तो बहुत अच्छे से दिखेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से लिख चुका हूँ, है ना। तो क्वालिटी अपनी बढ़ा लीजिएगा, एडजस्ट कीजिएगा। फिर समय आएगा कि बाबू डिजिटल बोर्ड नहीं है कि हाँ सब कुछ है जो लिखा रहेगा पता चलेगा। एकदम बारीकी से एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से हम लिखने की कोशिश किया है ताकि है जो आराम हो। तो हम लोग क्लास 10th का जो है श्रम विभाजन देखने वाले हैं। इनका जो लेखक थे वो बता दिए, लेखक परिचय भी बना दिया है। एक वीडियो लेखक परिचय पर है जो मात्र ज़्यादा देरी का है, 15 से 20 मिनट का है। उसके बाद दूसरा वीडियो है संपूर्ण अर्थ, मतलब कि कहानी में क्या कहा गया था, उनको बता दिए। ये तीसरा वीडियो है कोई का है प्रश्न उत्तर का। तो प्रश्न उत्तर का हम लोग कुछ देख रहे हैं, ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। प्रश्न उत्तर का ये तीसरा वीडियो है, देखिएगा आ गया। ये सबसे पहले लेखक यानी सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन को दिखाता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। यानी लेखक कहते हैं किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना मतलब क्या होता है ये बताओ कि विडंबना मतलब क्या होता है। तो विडंबना मतलब होता है कि चाल चलन, रहन सहन हमारे समाज का, या क्या चल रहा नहीं चल रहा, ये विडंबना है। तो कहते हैं कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं और विडंबना का स्वरूप क्या है। कहते हैं कि लेखक बताते हैं कि लेखक भीमराव अम्बेडकर जी, यानी लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर जी। कहते हैं लेखक भीमराव अम्बेडकर जी उस विडंबना की बात करते हैं, मतलब कि लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जो आज भी जातिवाद को बढ़ावा देता है। चलिए उन्हें पेन यूज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं कि लेखक उस विडंबना की बात करते हैं जो आज भी जातिवाद को बढ़ावा देता है। कहते हैं लेखक कि आज भी लोगों है जो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, आज भी लोग हैं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। कहते हैं कि आज भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। और कहते हैं और विडंबना का स्वरूप यह है, यहाँ पूछा गया था दूसरा क्वेश्चन कि विडंबना का स्वरूप क्या है। तो लेखक बताते हैं कि और विडंबना का स्वरूप यह है कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, मतलब आज भी जातिवाद को बढ़ावा देता है और आज भी जातिवाद का पोषकों की कमी नहीं है। एकदम सिंपल वे में लिखा गया है, कोई हार्ड नहीं है। जो क्वेश्चन क्या आएगा वही आंसर होगा, ज़्यादा कुछ सोचना समझने वाली बात ना है। किताबी भाषा छापा नहीं गया कि हाँ चलो किताब को छाप दी, एकदम प्रेम से देखते जाएगा और लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और एग्जाम के लिए एकदम VVI सब क्वेश्चन है। आगे कहते हैं कि जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। लेखक कहते हैं कि जातिवाद के जो पोषक हैं उनके पक्ष में क्या देते हैं, जो जातिवाद को मानते हैं, यानी जातिवाद के पोषक। यहाँ क्वेश्चन कुछ कहा गया था, जातिवाद के पोषक उनके पक्ष में क्या देते हैं, यानी जातिवाद जो मानते हैं, जातिवाद को अपनाते हैं कि हाँ हम जाति पर जो ना जाति के आधार पर जो भेदभाव करते हैं, वो तर्क क्या देता है इसमें। तो कहते हैं कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में यह तर्क देता है, मतलब ये तो क्वेश्चन हुआ कि यह तर्क देता है कि
श्रम विभाजन से कार्य कुशल होता है। यानी वो बताते हैं, जो जातिवाद को मानते हैं वो बताते हैं कि देखो क्या होता है कि जातिवाद में श्रम विभाजन मतलब काम का विभाजन, श्रम विभाजन से कार्य कुशल पूर्वक होता है, जो बिल्कुल सही है। अगर बाबू श्रम को यानी काम को सभी व्यक्तियों में बांट दिया जाए, काम को कुछ किया जाए सभी व्यक्तियों में बांट दिया जाए, तो वो कार्य है जो कुछ होगा बहुत ही अच्छी तरीका से होगा। उसके बाद कहते हैं कि जो कि बिल्कुल सही है, यानी अगर श्रम बांटा जाए, श्रम मतलब काम, श्रम मतलब क्या होता है, काम होती है, ठीक है। श्रम मतलब क्या होता है, कार्य होता है। और कार्य को अगर बांटा जाए तो वो कार्य को जो कि बहुत ही कुशल पूर्वक होगा, अच्छा से होगा, जो कि बिल्कुल सही है। अब कहता है लेकिन इसमें कमी हो जाता है, लेकिन कुछ कमी हो जाती है। लेकिन यही श्रम मतलब यही काम विभाजन यानी यही श्रम विभाजन आगे चलकर श्रमिक विभाजन का रूप धारण कर लेता है। कहते हैं कि यही श्रम विभाजन आगे चल करके श्रमिक विभाजन का रूप धारण कर लेता है। श्रमिक विभाजन का मतलब होता है मजदूर का विभाजन, मतलब कि पहले तुम काम को बांटा, लेकिन धीरे धीरे आगे चल करके तुम मजदूर को भी बांटने लगा, यह काम यही व्यक्ति करेगा, यही मजदूर करेगा, तो वो गलत हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो वही कहते हैं कि यही श्रम विभाजन आगे चलकर श्रमिक विभाजन का रूप ले लेता है। किसका रूप धारण कर लेता है, श्रमिक विभाजन का, मतलब मजदूर का बांटना शुरू कर देता है। आगे कहते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, मतलब कि जो पहले श्रम विभाजन था सही था, लेकिन श्रमिक विभाजन जैसे होने लगा तो गलत हो गया। मतलब श्रम विभाजन मतलब होता है कि पहले काम को बांट रहा तो अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे जब तुम श्रमिक को बांटने लगा, जो कुछ हो गया बिल्कुल अलग हो गया, यानी गलत हो गया। आगे कहते हैं और इससे समाज में अस्थिरता उत्पन्न होती है। अगर बाबू सोचो कि हम मजदूर को काम के बदले बांट दे, जैसे कह दे कि सुनार है तो सोना वाला काम करेगा, चमार है तो चमड़ा वाला काम करेगा, यादव है तो दूध दही बेचेगा, तो अगर बाबू ऐसे करके सबको बांट दिया जाए तो क्या होगा, वही होगा जो खुदा मंजूर होगा। मतलब कि कुछ होगा कि समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, हम अपने में कहें कि हाँ ऐसे कैसे होगा कि हम खाली बहुत पढ़े लिखे थे हम दूधे बेचेंगे या हम चमड़ा सिएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे क्या होगा, समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। यानी कहते हैं कि इस जो जातिवाद के बारे में लेखक की क्या आपत्तियां मतलब द्वेष, लेखक जातिवाद को मानते हैं या नहीं मानते हैं, या जातिवाद को नहीं मानते तो इनका आपत्ति क्या है, इनसे दिक्कत क्या है जातिवाद से, बाबा साहब अम्बेडकर को जातिवाद से दिक्कत क्या है, यही पूछा गया। तो कहते हैं जातिवाद के पक्ष में लेखक यह तर्क देते हैं कि मतलब कहने का कि जातिवाद के बारे में लेखक बताते हैं, देखो स्क्रीनशॉट भी कभी कभी ले लेना, कभी कभी कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, पहले ले लिया, चलो आगे देखते हैं। कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में लेखक यह तर्क देते हैं कि, यानी लेखक जो है जातिवाद के बारे में तर्क देते हुए कहते हैं कि निश्चित ही एक समाज के लिए श्रम विभाजन अच्छा है। लेखक भी मानते हैं कि ठीक है, किसी भी सभ्य समाज के लिए, मतलब अच्छे समाज का अगर निर्माण करना चाहता है, बढ़िया समाज का निर्माण करना चाहता है, तो निश्चित ही सभ्य समाज के लिए तो है कि श्रम विभाजन अच्छा माना जाता है, यानी काम को बांटना अच्छा माना जाता है। लेकिन फिर अपना ही बात बताता है कि लेकिन क्या होता है ना कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि, मतलब कहते हैं कि श्रम विभाजन तो ठीक है, लेकिन ये भारत के बारे में जानते हैं कि भारत के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, भारत के लोग हैं जो जातिवाद ज़्यादा करते हैं, हमारे बिहार के लोग। लेकिन हालांकि हम तो पहले बताएं कि बाबू बिहार के लोग हैं जो टॉप 10 में भी नहीं आता है जातिवाद करने में। सबसे ज़्यादा जातिवाद अगर कहीं होता है तो वो है गुजरात में, जहाँ से हमारे मोदी जी आते हैं, वहाँ ज़्यादा जातिवाद होता है। तो कहते हैं कि श्रम विभाजन अच्छा है, लेकिन यानी बताते हैं, लेखक भी मानते हैं कि सभ्य समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए श्रम विभाजन अच्छा है, लेकिन भारत की जाति प्रथा जो है, जाति प्रथा एक और यानी कहते हैं कि भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है,
यह है कि यानी भारत की जातिवाद की विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती। कहते हैं कि यह श्रमिकों को यानी मजदूरों को अस्वाभाविक ही विभाजन नहीं करता। अस्वाभाविक मतलब होता है कि उसको स्वभाव पर, मतलब हमको मन है कि चलो रे भाई काम करते कोची पर, हम मान लें कि हम ग्वाला हैं, ठीक है, यानी यादव हैं, अहीर है ना। कहते हैं कि अगर मान लिया जाए कि हम यादव हैं, हम बहुत तेज हैं, हमको दूध बेचने का मन नहीं है तो हम पढ़ा सकते हैं। कोई चमार है, वो बहुत तेज है, तो उसको मन है कि हम चमार काम यानी चमड़ा वाला काम ना कर करके कोई और काम कर ले, तो ऐसे में क्या होगा कि वो काम ना करके कोई दूसरा काम कर सकता है। तो वही कहते हैं कि श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे से ऊंच नीच करार देती है। मतलब कहते हैं कितना ही तक नहीं, हमारा जातिवाद हमारे भारत में इस तरह से जातिवाद है कि क्या करता है कि मजदूर को तो अस्वाभाविक रूप से बांटे दिया, तो पहले मजदूर को तो बांटे दिया, मजदूर को ना भी माने तो चमड़ा वाला काम करा ही रहा, उसको मन नहीं है तो सुनार जैसे वो जाति से तो वो काम करा ही रहा। तो कहते कितना ही तक नहीं, श्रमिकों को तो अस्वाभाविक विभाजन से बांटा, उसके साथ साथ कहते हैं कुछ कि बल्कि विभाजित नहीं, और जो वर्ग है, यानी वर्ग मतलब ये होते हैं, यहाँ कास्ट की बात किया गया, वर्ग मतलब यहाँ क्लास की नहीं बात किया गया, यहाँ बात किया गया कास्ट की। कहते हैं कि वर्गों को यह दूसरे से ऊंच नीच करार देती है। कहते हैं तक नहीं, बल्कि ये क्या करता है कि वर्गों को ऊंच नीच कुछ कर देती है, करार देती है कि हाँ ये ऊंच है ये नीच है, ऐसे करके कुछ करते हैं बता देती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, देख लिया। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को सिखा रहा था कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। मतलब कहते हैं कि भारतीय समाज में, यानी जाति जो भारत में जातिवाद है हमारे समाज में, तो उसका श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कहा जा सकता, क्यों अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का, ये था कुछ छूट गया था ऐसा लिखने के लिए कि कुछ की जवाब आप हमारे चैनल को, एक मिनट, इतना छूट गया था, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारे चैनल को कुछ कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कीजिए बाबू, लाइक कीजिए। ठीक है, और कुछ कीजिए, हमारे चैनल के लिंक को, वीडियो के चैनल के लिंक को शेयर कीजिए। ठीक है, तो देखिए आगे कहते हैं कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कही जा सकती है क्योंकि यह लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। कहते हैं कि हमारे भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। रुचि पर आधारित करने का मतलब कि जैसे हमारे मान कि हमको लगाव किसी और चीज़ में, लेकिन हमको मजबूरी में है जो कह रहा कि यही काम करो, तब ऐसे में क्या होगा तब ऐसे में है जो हम एक मजबूरी में रहेंगे उसमें। वह कहता है कि क्योंकि यह लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है तथा व्यक्ति के कार्य करने लायक नहीं है। और श्रम विभाजन को अस्वाभाविक इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि यह व्यक्तियों को कार्य करने लायक नहीं रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ कह रहा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। कहते हैं कि जो जाति प्रथा यानी जातिवाद जो है, जाति किसके लिए है, जो भारत में एक बेरोजगारी है और एक प्रमुख कारण है, बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट रूप से है जो कारण बना हुआ है। कैसे कारण बना हुआ है भाई, जाति प्रथा का कुछ कर रहा है बेरोजगारी में, जाति के आधार पर क्यों बेरोजगार है लोग, तो बताते हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बना है। ठीक है, कारण है क्योंकि यह व्यक्तियों की रुचि पर निर्धारित नहीं है और यह पेशों को दोषपूर्ण निर्धारित करती है। मतलब कहते हैं कि देखो भारत में जो जातिवाद है बेरोजगारी का कारण इसलिए बनी हुई है क्योंकि यह लोगों की रुचि पर आधारित नहीं है। मतलब कि अगर हम सुन लो, यानी मान लें कि हम लोहार हैं या चमार हैं, सुनार हैं, हम काम करना चाहते हैं, ठीक है, और हमको काम करने में मन नहीं लग रहा, हमको रुचि नहीं है उस काम में,
या फिर क्या सकता है कि अगर मान लीजिए कि हम चमार जाति से है या दुसाध जाति से है, यादव जाति से, कोई भी जाति है, रैंडम कोई भी जाति से है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि हम वो जाति से हैं, तो उसी जाति के हमारा तो एक मिनिमम आ गया। जैसे कहने का मतलब है कि अगर एक ही जाति के 10 लोग हैं और जूता सियाने आया, ठीक है, तो जान रहा है कि जूता भी सिएगा तो वही सिएगा, उसी जाति के लोग सिएगा, तो उसमें बेरोजगारी आएगा कि ना आएगा, क्योंकि जूता तो हमेशा नहीं टूटेगा और तुमको पैसा बदलना है ना है, तो तुम क्यों जी करेगा, तो बैठले रहेगा, बेरोजगारी आएगा। तो वही कहता है कि ये व्यक्तियों को रुचि पर निर्धारित नहीं है और यह पेशों को दोषपूर्ण निर्धारित करता है। और कहते हैं कि पेशा को दोषपूर्ण निर्धारित करता है। जैसे कहने का मतलब एक नाई है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमको बहुत अच्छा केस काटने आता है, बहुत अच्छा केस काटने आता है। जब बहुत अच्छा केस काटने आता है तो क्या करेंगे, हम केस काटने लगेंगे तो लोग हमको कौन सी कहेगा कि पेशा, पेशा मतलब होता है काम, हम काम को अगर करने लगेंगे यानी नाई वाला काम करने लगेंगे तो कह रहे देखने फलनामा नाई वाला काम कर रहा है या पंडित होकर नाई वाला काम कर रहा है, तो वो दोषपूर्ण हुआ कि ना हुआ, पैसा दोषपूर्ण हुआ, यानी काम जो दोषपूर्ण हुआ कि ना, रोजगार दोषपूर्ण हुआ। दोषपूर्ण निर्धारित करता तथा लोगों को एक ही पेशों में बांध कर रख देती है। और जो बेरोजगारी का कारण एक और है कि लोगों को एक ही पेशा में बांध देता है, यानी एक ही रोजगार तुम करेगा, तुम कुछ भी हो जाए उसमें, तुम जियो मरो या कुछ भी करो, लेकिन तुमको एक ही पेशा में रखेगा, यानी पेशा बदलने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कि एक ही पेशा बांध देता है, यानी एक ही रोज, पेशा मतलब होता है काम, एक ही काम में बांध देते हैं, चाहे वह उस पेशे से मार क्यों ना जाए, चाहे बस वो पेशा से काम से मार क्यों ना जाए। इसे कहने का मतलब है कि हम अगर नाई हैं, हम बाल काट रहे हैं, तो हम कोई बाल कटाने आए या ना आए, तुम पेशा से तुम्हारा पेट चले या ना चले, तुमको उसी पेशा में बांध दिया गया, तुम उसको पेशा बदल नहीं सकता, काम को बदल नहीं सकता। कहता है कि चाहे कुछ है बाबू, चाहे उस पेशे से मर क्यों ना जाए, उसे पेशा बदलने का अधिकार नहीं है। कहते हैं कि उस पेशा से तुम मर जाओ या कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम पेशा को बदल नहीं सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किन्हें माना है। मतलब कहते हैं कि आज जो लेखक हैं, उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है आज के कल्चर में, मतलब कर रहे हैं क्या, तो उद्योग धंधा तो है, ये है एक बेरोजगारी का साधन, गरीबी और उत्पीड़न का और क्या साधन है, वो समस्या को बताने का है। कहते हैं कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी एवं उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किन्हें मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं। कहते हैं कि देखो आज तो उद्योग धंधा है, ये कि उद्योग धंधा नहीं है हमारे बिहार में, और खास करके हमारे बिहार में कोई कंपनी नहीं है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ते जा रहा है, उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है, लोगों की समस्या बढ़ते जा रहा है, पलायन बढ़ गया, लोग विदेश में जाते हैं। देखो तेजस्वी यादव जो है ना, एक बढ़िया मुद्दा भी धैले इलेक्शन में, मुद्दा धैले लोगों को पलायन का, कि पलायन रोकेंगे, लोगों का रोजगार रोकेंगे। और रोजगार में क्या है ना, उनकी एक खासियत है कि इससे पिछले साल, चलो अगर पिछला बार इलेक्शन में देखते 2020 में, तो 2020 में इलेक्शन में क्या था, उन्होंने एक रोजगार, एक मुद्दा था रोजगार, कि हम जब आएंगे सरकार में तो क्या करेंगे, 10 लाख रोजगार देंगे। तो उससे क्या होगा कि जनता में एक पॉजिटिव गया कि नहीं रे चलो कोई हमारे लिए रोजगार की बात कर रहा, क्योंकि बिहार में रोजगार की बहुत कमी है, उद्योग धंधा की कमी है, तो लोग उनको बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के वोट किए और बहुत करीब पहुंच भी गए थे, लेकिन वहाँ से कुछ समस्या हुआ, वहाँ से रुक गए। लेकिन जैसे उनको मौका मिला, लोगों को रोजगार दिए, जैसे टीचर वाला दिए, TRE 1, TRE 2, TRE 3, लेकिन जैसे वो उप मुख्यमंत्री से हटते हैं, क्या होता है कि TRE रोक ले हैं, यानी TRE 4 नहीं आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति को, युवा जो लोग होते हैं, उनके दिमाग में एक जाता है कि नहीं तेजस्वी यादव थे तो हमको रोजगार मिला, उसी प्रकार से कहते हैं, तो लोग उनके बढ़ चढ़ के वोट देंगे। बाकी आपके देखते हैं 2025 का इलेक्शन डेट तो जारी हो गया, क्या करते हैं। कहते हैं लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किन्हें मानते हैं, तो वो मानते हैं जाति प्रथा को। किनसे मानते हैं, किन्हें माने, जाति प्रथा को मानते हैं। कहते हैं क्यों मानते हैं भाई, क्योंकि इसमें लोग अरुचि पूर्वक और साथ ही साथ विवश में रहते हैं। क्योंकि जी देखो जाति प्रथा में क्या है कि जाति प्रथा में तुमको एक ही कार्य में बांध कर रख दिया जाएगा, तो वो कुछ हुआ, अरुचि पूर्वक हुआ कि ना हुआ, अरुचि पूर्वक, और साथ ही साथ क्या हुआ कि विवश में रहता है, तुम चाह कर भी तुम बदल नहीं सकता, तुमको मजबूरी है तो तू इसी में कुछ करेगा, रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या चीज कहता है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से भी जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा
के रूप में दिखाया है। यानी कहते हैं कि बताओ कि लेखक और किनको है जो सबसे हानिकारक प्रथा मानते हैं, जाति प्रथा से भी हानिकारक प्रथा। तो कहते हैं कि लेखक आर्थिक पहलू से भी ज़्यादा हानिकारक प्रथा जाति प्रथा को मानते हैं। यानी कहते हैं कि देखो आर्थिक पहलू तो एक है ही है हम लोगों के लिए, मतलब आर्थिक पहलू करने का मतलब रुपया पैसा की समस्या तो ही है बिहार में। यानी अगर प्रति व्यक्ति आय देखा जाए तो हर व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय है जो 6,000 रुपया है ना। तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय की तो कमी है ही है, उसके साथ साथ कुछ है जाति प्रथा भी एक है जो हम लोग को बर्बाद करे है। और कहते हैं कि जातिवाद को मानते हैं, क्योंकि हम लोग जातिवाद को ज़्यादा मानते हैं। और कहते हैं क्योंकि यह मनुष्य के अस्वाभाविक पूर्वक अरुचिपूर्वक यानी अरुचिपूर्वक अस्वाभाविक मतलब उनका स्वभाव उनमें नहीं है, उनको मन नहीं लग रहा लेकिन फिर भी उसको काम करना पड़ रहा है। अरुचिपूर्वक यानी लगाव नहीं है उसको, फिर भी उसको काम करना पड़ा है। एवं आत्मशक्ति को दबाकर मतलब कि हमारा आत्मा नहीं मान रहा है लेकिन फिर भी हम अपने मन को बचा करके संभाल करके फिर भी उसमें दब कर क्या कहते हैं रहते हैं। तो यही कुछ होती है जाति प्रथा होती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे अगर ये पूरा कंटेंट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ जा सकते हैं। यानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन नहीं है, चैनल पेज पर जाएगा तो मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि जो भी सूचना होता है इंस्टाग्राम पर हम दे देते हैं। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड अगर रहेगा तो दे देंगे और इसको भी है जो पोस्ट कर देंगे, तो वहाँ आराम से कुछ कर सकते हैं, उतार सकते हैं अगर वीडियो उतना नहीं देखना चाहते हैं तो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगला मिलेंगे हम लोग बायोलॉजी के साथ। ऐसे हम बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं जो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। उसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी के क्लास 10th का। ठीक है, अगले एपिसोड में चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा। बाय।